हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए न्यूज़ हेडलाइंस के ऊपर जो हमारा अगला वीडियो है आप लोगों के सामने हाजिर है और 3 सितंबर तक का वीडियो आप लोगों को मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। लेकिन क्योंकि 3 तारीख को मैं बाहर चली गई थी, ट्रैवल कर रही थी टीचर्स डे के एक फंक्शन के सिलसिले में, तो 4 तारीख से 7 तारीख के बीच मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। तो उस 4 से 7 के बीच का जो भी न्यूज़ हेडलाइंस है उसके ऊपर ये वीडियो बेस्ड है। और इसमें मेनली मैं जो न्यूज़ हेडलाइंस है उसी की चर्चा करूंगी। एडिटोरियल की चर्चा या फिर जो मैं स्पीकिंग ट्री की चर्चा करती उसकी चर्चा इसमें नहीं होगी। तो चलिए मेन जो क्या क्या न्यूज़ हेडलाइन है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको अगर एग्जामिनेशन की तैयारी आप नहीं भी कर रहे हैं फिर भी आपको जानना चाहिए, तो ऐसे न्यूज़ हेडलाइंस की चर्चा हम करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। लेकिन हमेशा की तरह आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होता है कि अगर आपको लगता है कि मेरे इस चैनल पे आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट दिया जाता है या फिर कुछ ऑथेंटिक कंटेंट दिया जाता है जिसमें कुछ गलतियां नहीं होती हैं, कुछ बायसनेस नहीं होती हैं, जो आपके एग्जामिनेशन करियर के लिए इम्पॉर्टेंट है या फिर नॉलेज के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। और वीडियो को भी लाइक करो, क्योंकि आपका एक छोटा सा प्रयास जो है, मतलब छोटा सा एक एफर्ट जो है वो मुझे थोड़ा सा बहुत बड़ा मोटिवेशन देगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। और सबसे पहला हेडलाइन है वो पैरा ओलंपिक गेम्स है। तो पैरा ओलंपिक गेम्स अब ख़त्म हो चुका है और 3 सितंबर के बाद किन किन लोगों ने वहाँ पे मेडल्स जीता उसकी चर्चा हम करते हैं। तो सबसे पहले हरविंदर सिंह, ये एक आर्चर हैं। उन्होंने पहली बार पैरा ओलंपिक गेम में इन्होंने भारत के लिए मेडल जीता, वो भी गोल्ड मेडल जीता। और उसके बाद दीप्ति जीवन जी, उन्होंने 400 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर उसके बाद नित्याश्री ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर कपिल परमार जूडो के 60 केजी कैटेगरी में इन्होंने मेडल्स जीता। फिर उसके बाद प्रवीण कुमार हाई जंप में इन्होंने मेडल जीता। तो ये पैरा ओलंपिक से जुड़ा हुआ ये सारा न्यूज़ था। पैरा ओलंपिक में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है, तो मैं कोशिश करूँगी कि उसके ऊपर मैं एक अलग से पूरा वीडियो बनाऊँ। तो आगे बढ़ते हैं और आगे हम एक डेटा की चर्चा करेंगे। और यह न्यूज़ जो है वो क्लाइमेट, जो हमारा क्लाइमेट एक तरीके से जो हम पूरे वातावरण को बर्बाद कर रहे हैं उससे जुड़ा हुआ एक डेटा आया है। और इस डाटा में प्लास्टिक कौन सा देश कितना प्लास्टिक वेस्ट तैयार करता है, प्लास्टिक वेस्ट मतलब किस देश में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट निकलता है, तो उसके ऊपर एक डेटा जारी किया गया था, जिसमें इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्लास्टिक इन द वर्ल्ड, मतलब इतना वो प्लास्टिक वेस्ट ये प्रोड्यूस करता है। और लगभग 10.2 मिलियन टन प्लास्टिक मतलब पर ईयर इंडिया जो है वो 10.2 मिलियन प्लास्टिक प्रोड्यूस करता है। और उसके बाद जबकि हम जब वर्ल्ड लेवल पे हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि यही जो है 57 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट वर्ल्ड लेवल पे सारी कंट्री मिला के 57 मिलियन प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें से 10.2 मिलियन जो है वो इंडिया अकेला इसमें प्रोड्यूस करता है। तो इसके बाद मतलब सबसे ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है। और इसके बाद जैसे नाइजीरिया है सेकेंड लेवल पे, तो नाइजीरिया में जितना प्लास्टिक यूज होता है उससे डबल से ज़्यादा इंडिया में यूज होता है। तो इसके पीछे एक और वजह यह है कि इंडिया की क्योंकि जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, इसकी वजह से शायद यहाँ पे ज़्यादा ये यूज होता है। इसके बाद अवेयरनेस की भी बात है, क्योंकि इसी लिस्ट में अमेरिका काफ़ी नीचे है, फिर चाइना भी काफ़ी नीचे है, जबकि चाइना की जनसंख्या हमसे कोई बहुत कम नहीं है, बल्कि हम दोनों बराबरी पे खड़े हैं। तो एक प्लास्टिक जो कि एक बहुत बड़ा थ्रेट है इन्वायरमेंट के लिए ही नहीं, बल्कि जो जीव जंतु हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा थ्रेट है, चाहे वो मैरीन एनिमल हो, चाहे वो हम देखते हैं सड़कों पे जो गाय घूमती रहती हैं या आवारा पशु जो होते हैं, वो जब वो सड़कों पे से उठा के कुछ खाते हैं तो उसमें से प्लास्टिक भी उनके पेट में जाता है। और जीव जंतु तो छोड़िए, इंसान के पेट में भी माइक्रो प्लास्टिक जो है वो जा रहा है, और ये एक मतलब हमारे ऑर्गन को बर्बाद कर रहा है, और ये बहुत सारी बीमारियों की वजह बन रही है। इससे बहुत सारी रिसर्च ऑलरेडी आ चुके हैं। तो प्लास्टिक को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, इस पे सरकार ने पॉलिसीज़ बहुत सारी बनाई हैं, उसको बैन करने की भी कोशिश की है। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे शायद सोसाइटी का उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से पॉलिसी की भी कोई थोड़ी बहुत कमी है, तो सरकार सफल नहीं हो पा रही है।
तो प्लास्टिक एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे पूरी दुनिया के लिए, हमारी ह्यूमैनिटीज़ के लिए, नेचर के लिए। तो जितना कम से कम हो सके प्लास्टिक यूज कीजिए और कपड़े के थैले को यूज़ किए। मार्केट जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं तो क्यों अलग अलग सब्जी अलग अलग पॉलीथीन में खरीदना, मैं थैले में डालो, घर आके फिर उसको धो धा के अलग फ्रिज में डाल दो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ एक खबर था जो काफ़ी शॉकिंग है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा न्यूज़ है वो है झारखंड में अभी पिछले दिनों कांस्टेबल भर्ती का एग्ज़ाम चल रहा था और इस एग्ज़ाम के दौरान जो फिटनेस टेस्ट होता है उसमें 12 यूथ की जान चली गई और जिसकी वजह से एक ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया और बाद में जाकर सरकार को जो भी फिटनेस टेस्ट का जो भी क्राइटेरिया था उसको चेंज करना पड़ा और फिर उसको उसमें परिवर्तन लाकर फिर एक नया रूल्स रेगुलेशन बनाना पड़ा। लेकिन इसके जरिए आखिर जब किस तरह का टेस्ट होता था जिसकी वजह से इतने 12 लोगों की जानें चली गई, तो इसमें था कि जो मेल कैटेगरी में जो फिटनेस टेस्ट होता था उसमें 12 किलोमीटर उनको 1 घंटे में दौड़ना पड़ता था। वहीं फीमेल में इनको 40 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ता था। तो ये कोई बहुत बड़ा मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि जिसकी वजह से जान चली जाए। तो इसमें जो एक्सपर्ट हैं उनका ये मानना है कि जो तरीका था फिटनेस टेस्ट लेने का तरीका, या तो जैसे जब अभी क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है जब हम फिजिकल वर्क करते हैं, तो डिहाइड्रेशन की स्थिति हो सकती है, एक अनइजीनेस लगता है। फिर वहाँ पे जहाँ पे भी फिटनेस टेस्ट हो रहा है तो वहाँ पे प्रॉपर मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। तो कुछ एक जो एक ऑपरेशनल लेवल पे बहुत सारी, या फिर जो जो तरीका था ये टेस्ट लेने का वो काफ़ी गलत था। टाइमिंग जो था वो गलत था, जैसे दोपहर के वक्त में नहीं होना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग होना चाहिए या फिर शाम को होना चाहिए। तो इस तरह की कुछ समस्याएं थी जिसकी वजह से ये घटनाएं घटी। और इस घटना के जरिए न्यूज़पेपर में अलग अलग राज्यों का एक डेटा दिया गया है जहाँ पे कि पिछले कुछ महीनों में कैसे फिटनेस टेस्ट के दौरान जो कैंडिडेट हैं उनकी जाने गई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था जो कि पिछले करीब 1 हफ्ते से ये न्यूज़ आ रहा था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और क्योंकि बंगाल में अभी एक इतनी बीभत्स घटना घटी, एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो भी घटना घटी, उसके बाद सरकार के ऊपर काफ़ी एक जो भी आम पब्लिक थी उन्होंने वो सड़कों पे उतर आए और सरकार के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत हुई। और इस दबाव में आकर बंगाल गवर्नमेंट ने एक एंटी रेप बिल पास किया और इसका नाम अपराजिता मतलब अपराजिता वेस्ट बंगाल एंटी रेप बिल पास किया गया। और बंगाल असेंबली में इसको पास करने के बाद गवर्नर के पास भेजा गया। गवर्नर ने इसे राष्ट्रपति के पास भेजा है उस पर अप्रूवल के लिए। और हालांकि जल्दबाजी में क्योंकि लोगों के गुस्सा को शांत करने के लिए या पॉलिटिकली कुछ मतलब ऐसा माना जाता है जो एक्सपर्ट हैं कि एक पॉलिटिकली एक किस तरीके से जब सरकार फंस गई थी तो इसके ज़रिए वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि ऑलरेडी सेंटर में एक इस तरह का बिल है और इस बिल में क्योंकि एक प्रावधान रखा गया है कि अगर किसी लड़की के साथ रेप होता है तो जो रेपिस्ट है वो अगर जो भी लड़की है वो अगर उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो परमानेंटली बिल्कुल ऐसी स्थिति में आ जाती है कि वो उठने बैठने की स्थिति में नहीं रहे, तो एकमात्र जो पनिशमेंट होगा वो कैपिटल पनिशमेंट यानी कि डेथ सेंटेंस मिलेगा। और उसके बाद अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर काफ़ी एक डिबेट चल रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो कुछ पिछले कुछ महीनों में जो वर्डिक्ट आई है उसमें सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि जो कैपिटल पनिशमेंट आप जितना कम से कम आप दें वो अच्छा है। और उसके पीछे मतलब एक कुछ तर्क दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के जरिए। तो इस पे एक बहस छिड़ गई है कि ऑलरेडी सेंटर में इस तरह का एक कानून है तो क्या मतलब ज़रूरत क्या थी इस तरह की। तो ये एक बंगाल गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ एक न्यूज़ था। उसके बाद हम देखते हैं अगला जो है कि बीजेपी क्योंकि अभी हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर का इलेक्शन का डेट अनाउंस हो चुका है, तो जम्मू और कश्मीर के स्टेट इलेक्शन का जो पार्टी का मैनिफेस्टो है वो अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर भी हैं और बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता हैं उन्होंने जारी किया। तो एक ये हो गया। फिर विनेश फोगट जो कि कुछ ओलंपिक में जिन्होंने बड़े ही मतलब फाइनल में क्योंकि 100 ग्राम वज़न
ज़्यादा होने की वजह से नहीं खेल पाई थी। और पिछले दिनों जो एक सेक्सुअल हरासमेंट का जो एक केस एक मुद्दा उठा हुआ था रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ के खिलाफ, उसमें जो उन्होंने आंदोलन किया था, तो जिसकी वजह से वो चर्चा में रही थी, तो विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया और विनेश फोगाट को कांग्रेस पार्टी हरियाणा के चुनाव में खड़ा भी कर रही है। तो उसके बाद कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़ और बता दूं कि राहुल द्रविड़ जो कि जिनके नेतृत्व में, जिनके कोच रहते हुए इंडियन टीम T20 वर्ल्ड कप जीती थी, उन्होंने उसके बाद उनका टेन्योर ख़त्म हो गया था कोच का, फिर उन्होंने उसको रिन्यू नहीं करवाया और मना कर दिया रिन्यू करने से। तो अभी वो राजस्थान रॉयल्स के चीफ कोच बने हैं। और क्योंकि राजस्थान रॉयल्स से राहुल द्रविड़ का बहुत पुराना संबंध है, उससे पहले भी वो राजस्थान रॉयल के कोच हुआ करते थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के फॉरेन विजिट से जुड़ा हुआ कुछ न्यूज़ हेडलाइन पिछले 2-3 दिनों से चला। और क्योंकि प्रधानमंत्री ब्रुनोई और सिंगापुर की यात्रा पे गए थे, और ब्रुनोई जाने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जो एक बायलैटरल रिलेशनशिप के तहत ब्रुनोई गए थे। उसके बाद वो सिंगापुर गए और सिंगापुर में के साथ वो कई सारे ट्रीटी मतलब एक करार हुआ है, और इसमें से 3-4 जो क्षेत्र हैं जिसके ऊपर भारत और सिंगापुर आपस में साथ में मिलकर काम करेंगे। तो एक तो है सेमीकंडक्टर को इंडिया में सेमीकंडक्टर की काफ़ी संभावना है, उसके निर्माण और उसका एक निर्माण से जुड़ा हुआ उसको बढ़ावा देने के लिए। और उसके बाद है डिजिटल कोऑपरेशन, उसके हेल्थ केयर और मेडिकल रिसर्च, और उसके बाद एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। इन चारों क्षेत्र में सिंगापुर और इंडिया साथ मिलकर काम करेगी। तो ये एक न्यूज़ था। उसके बाद कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ की चर्चा करते हैं। और इंटरनेशनल न्यूज़ में जो पहला न्यूज़ होगा वो रशिया और यूक्रेन के युद्ध से होगा कि अभी जो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर एक बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ा, और जिसमें काफ़ी लोगों मतलब 50 से ऊपर लोगों की जानें गई। और मतलब जब से युद्ध ये शुरू हुआ तब से लेकर अब तक का ये एक वन ऑफ द सबसे बड़ा एक अटैक था। और जहाँ एक तरफ रशिया और यूक्रेन पीस वार्ता की बात कर रहे हैं कि किसी मीडिएटर, क्योंकि पिछले दिनों व्लादिमीर पुतिन ने, इससे पहले जेलेंस्की ने भी कहा कि इंडिया और चाइना अगर के साथ मिलकर के मीडिएशन में वो वार्ता करने को तैयार हैं। तो जहाँ एक तरफ वार्ता की बातें चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ दोनों ही कंट्री एक दूसरे के ऊपर बहुत ही भयानक रूप से अटैक कर रहे हैं। उसके बाद कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो एक चल रहा है, एक दोनों के बीच जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, उसमें पिछले दिनों ये 2 इम्पॉर्टेंट घटनाएं घटी। एक तो एलन मस्क जो कि एक्स के ऑनर हैं, उन्होंने खोलकर सामने आकर उन्होंने बोला कि वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हैं, और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को जीतना ज़रूरी है, क्योंकि वो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको बढ़ावा मिलेगा इससे, और जो यूएस का बॉर्डर है वो भी इससे सिक्योर होगा, इंटरनेशनल बॉर्डर। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क ने खुलकर डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट किया। वहीं कमला हैरिस अगस्त महीने में जितने भी डोनेशंस हुए, क्योंकि वहाँ पे पार्टियों को ऑफिशियली काफ़ी डोनेट किया जाता है, जो कैंडिडेट को किया जाता है जब वो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ते हैं, तो कमला हैरिस को काफ़ी डोनेशंस मिला। ट्रंप की तुलना में लगभग 3 गुना ज़्यादा डोनेशन मिला। जहाँ ट्रंप को 130 मिलियन डोनेशन मिला, वहीं कमला हैरिस को $361 मिलियन का डोनेशन दिया गया। तो कहीं ना कहीं मतलब कमला हैरिस इस लड़ाई में आगे दिख रही हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से कमला हैरिस के ऊपर एक जो अटैक कर रहे हैं, कभी एक मतलब उनका एक बहुत ही निम्न स्तर का उनका अटैक होता है, कभी उनकी औरत होने पे, कभी उनके ब्लैक होने पे, कभी मतलब मतलब कहीं भी से भी ये नहीं लगता कि दुनिया की सबसे ताकतवर कंट्री के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बीच जो क्या एक राइवलरी है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल। तो इसके बाद एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है कि चाइना ने जो इंटरनेशनल एडॉप्शन था बच्चों का, जो चाइनीज़ बच्चों को जो कोई अगर इंटरनेशनल कपल बाहर के देश के कपल आके एडॉप्ट करते थे, उस प्रक्रिया पे रोक लगा दी है।
अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग घटना इसलिए भी है, इसके जरिए तीन चार चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। एक तो जब वो 1990 के दशक में चाइना ने 1890 के दशक में चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई, और जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे कपल थे जिनके 2 बच्चे हो जाते थे, क्योंकि कई बार हो जाते हैं बच्चे, तो फिर ऐसे फिर कपल्स मजबूरी में बच्चों को पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़ के जाते थे, अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ के जाते थे, ताकि उनके ऊपर कोई पेनल्टी ना लगे, क्योंकि बहुत बड़ा जुर्माना लगता था अगर एक दूसरा बच्चा आपके यहाँ पैदा होता है तो एक ऐसा माहौल बन गया था जिससे कि जो वो आम जनता थी वो मतलब बच्चे पैदा करने के लिए उनको डिस्करेज किया जा रहा था। और वहीं दूसरी तरफ ऐसे बच्चों की एक पूरी फौज खड़ी हो गई थी जो कि जिनको छोड़ मतलब उनके ही माँ बाप जिन्होंने जिनको एबंडन कर दिया। तो उस दौरान बहुत बड़े लेवल पे जो बाहर जो वहाँ के एक रैकेट वहाँ पे खड़ा हो गया था, जो इलीगली इन बच्चों को बाहर के देशों में डोनेट मतलब एडॉप्शन के लिए दे रहा था। फिर गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे ही एक पॉलिसी बनाई और एक इस तरीके का सिस्टम बनाया कि अगर कोई भी व्यक्ति बाहर से आकर चाइना में किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहे तो उसका पूरा सिस्टम उन्होंने तैयार किया था। और ये पिछले 30 साल से ये सिस्टम चल रहा था। पिछले दिनों हमने देखा कि चाइना का जब सेंसस आया तो वहाँ पे पॉपुलेशन में काफ़ी कमी आई है। जहाँ हम हिंदुस्तान में भी हम देखते हैं कि पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा इशू है, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए बहुत सारी बातें की जाती हैं, लेकिन हमने देखा कि पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी का कितना बुरा असर पड़ा चाइना के ऊपर। और अब वहाँ की सरकार लोगों को इंसेंटिव दे रही है कि आप बच्चे पैदा कीजिए, लेकिन वहाँ की जनता बच्चे पैदा करने के लिए तैयार नहीं है। तो जो भी इसलिए सरकार ने इस पे रोक लगा दी कि जो बच्चा वहाँ मतलब जो जन्म ले रहा है चाइना में वो बाहर नहीं जाएगा। हालांकि सिर्फ इसके लिए तो कुछ अपवाद रखा गया, जैसे कि अगर उसका फादर कहीं बाहर का है, मतलब किसी को उसको अडॉप्ट किया जा सकता है, या कोई बायोलॉजिकल रिलेशनशिप है, तभी वो आपको वहाँ से मतलब आप कर सकते हो अडॉप्ट बच्चा, अदरवाइज़ आपको वहाँ पे बच्चा अडॉप्ट करने का परमिशन नहीं मिलेगा। तो अब ये जो पॉपुलेशन डिक्रीज की समस्या कैसे आई, क्योंकि पॉपुलेशन को रिप्लेस करने की जो दर होती है 1.9 के दर से जब जनसंख्या की वृद्धि होती है तो एक पीढ़ी के बाद उस पूरी जनसंख्या को रिप्लेस कर दिया। जैसे कि एक पीढ़ी बूढ़ी हो गई तो दूसरी पीढ़ी जो आएगी वो सेम नंबर ऑफ जो पर्सन होंगे वो सेम होंगे। तो ये रिप्लेसेबल रेट जो है वो अब उससे काफ़ी नीचे आ चुका है चाइना, और जिसकी वजह से चाइना में एक सीनियर सिटीजन्स की फौज खड़ी हो गई है। मतलब मैक्सिमम लोग जो हैं वो बुढ़ापे की तरफ जा चुके हैं और जो काम करने वाली जनसंख्या है वो काफ़ी कम हो चुकी है। तो चाइना एक तरीके से डेमोग्राफिक जो डिविडेंड किसी ज़माने में उनके पास हुआ करता, जिसकी वजह से उन्होंने इतनी तरक्की की, इतना दुनिया मतलब इतने बड़े लेवल पे उन्होंने अपना एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया था, वो अब खतरे में आ गया है, क्योंकि उनके पास लेबर जो एक यंग पॉपुलेशन नहीं रहा जो कि काम कर सके और देश में के इकोनॉमी को बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो चुकी है जो काम नहीं कर सकती है और जिसकी देखभाल सरकार को करनी है, जो कि एक तो इसकी वजह से चाइना में ये पॉलिसी अपनाई गई, नो एडॉप्शन पॉलिसी। तो इसके बाद एक और न्यूज़ है, बिजनेस न्यूज़ है एन चंद्रा, जो कि टाटा सन्स के चेयरमैन हैं, और इनकी सैलरी के ऊपर एक हेडलाइन आया है कि वो इंडिया के किसी भी इंडियन प्रोफेशनल जो मतलब सैलरी होती है, हाईएस्ट पेड प्रोफेशनल चीफ ऑफ अ इंडियन कंपनी, किसी भी इंडियन कंपनी में काम करने वाले किसी प्रोफेशनल में सबसे ज़्यादा पैसा उनको मिला है पिछले साल। तो और ये जो अमाउंट है वो 135 करोड़ है। तो ये एक बिजनेस न्यूज़ था। बिजनेस न्यूज़ में और भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन ऐसी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है जिसकी चर्चा यहाँ पे की जाए। एक जैसे माधवी बुच के ऊपर पिछले दिनों से काफ़ी कंट्रोवर्सी आ रहा है कि जैसे कांग्रेस ने पहले ये इल्ज़ाम लगाया कि ICICI बैंक ने उनको 16 करोड़ का दिया, फिर ICICI बैंक ने बोला कि नहीं वो ESOP की मनी थी, जो कि काफ़ी मतलब एक तरीके से गलत तरीके से ही पेमेंट किया गया था। दूसरा, अभी उनकी एक प्रॉपर्टी पे एक कंपनी का एक प्रॉपर्टी के इनकम से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है। तो और उस प्रॉपर्टी से कैसे उनका इनकम मतलब कभी 1-2 साल 7 लाख था, फिर उससे बढ़ के कैसे अभी 40-45 लाख के आसपास हो गया उनका उसी सेम प्रॉपर्टी से जो इनकम था। और वो जिस कंपनी को उन्होंने दिया हुआ है
उस कंपनी के ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, काफ़ी उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है और वो सेबी ही कर रही है। तो सेबी चीफ जिस इंक्वायरी को कर रही हैं, जिस कंपनी के खिलाफ कर रही हैं, वो कंपनी उन्हीं की प्रॉपर्टी के ऊपर चलाई जा रही है। तो ये सब उनके ऊपर काफ़ी आरोप लग रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो आने वाले टाइम में और भी गर्म हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी पिछले 4 से लेकर 7 तारीख के बीच के ये न्यूज़ थे। तो अगले वीडियो में अब आपको रेगुलर बेसिस पे मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो बनाऊँ और आपको सेम डे पे आपको जो न्यूज़ हेडलाइन से जुड़ा हुआ जो वीडियो है वो मिलता रहे। तो आप आज के लिए यही इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।